चले बेटा स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ना था एंजाइम्स का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स। हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है सबस्ट्रेट। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बियॉन्ड द लिमिट बढ़ाएंगे, बियॉन्ड द लेवल लिमिट, तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन डिक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी। अगर हम बात करें पीएच की, तो हर एंजाइम का एक अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच मीडियम होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। बात करें वाटर की, तो वाटर की क्वांटिटी हर एंजाइम की स्पेसिफिक होती। टू हाई टू लो क्वांटिटी कैन लीड्स टू एंजाइम्स इनएक्टिविटी। आज हम पढ़ते हैं कि रेडिएशन का इफेक्ट एंजाइम पे क्या होता है। ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा। रेडिएशन से लफ्ज़ निकला है असल में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रेडिएशंस हैं, जिसको हम रेस कहते हैं, उनके वेव के दरमियान का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लैम्डा। वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। ये रही। तो रेडिएशन रेस को कहते हैं, रेस के दरमियान, वेव के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं और उस वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब आगे चलते हैं तो ज़रा सुनिएगा। दो ऐसी वेव हैं, दो ऐसी रेडिएशन है जिसके बारे में मशहूर है कि वो हाईली पेनिट्रेटिंग है। एक जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन, नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये एक आयोनाइजेशन रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इन दोनों के लिए ये बात मशहूर है कि दीज बोथ रेडिएशन आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इनके बारे में मशहूर है कि दीज रेस आर हाई पेनिट्रेटिंग पावर, उनमें पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो दीज रेस कैन कन्वर्ट एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकते हैं वो इनटू फ्री रेडिकल्स में। अब अगर ऐसा हो कि कोई एंजाइम, बिलफर्ज, अब अगर ऐसा हो कि कोई एंजाइम इन रेडिएशन के सामने आ जाए, ये रेडिएशन हो सकता है कोई एंजाइम इस रेडिएशन के सामने आ जाए, तो हो सकता है कि वो एंजाइम डीनेचर हो जाए या वो एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हो जाए। या तो वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा या तो वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या वो एंजाइम्स दे बिकम इनएक्टिव और परमानेंट तौर पर वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और वो एंजाइम यू समझ ले डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दे कैन नॉट बी फंक्शन एट ऑल। तो व्हेन एवर एनी एंजाइम्स आर एक्सपोजर टू द रेडिएशन, कोई भी एंजाइम अगर रेडिएशन में एक्सपोजर करेगा तो दे बिकम डीनेचर, दे बिकम डिस्ट्रॉय, दे बिकम इनएक्टिव, डिपेंड करता है। तो हाई पावर, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय एंजाइम्स। अब नंबर 7 चलते हैं और वो सबसे अहम टॉपिक है और वो है जिसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स। ये रहा। एक कोफैक्टर से मुतल्लिक मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ज़्यादातर लोग कोफैक्टर्स को कोफैक्टर जो एंजाइम का पार्ट है उससे मिलाते हैं, उसका कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो ये लफ्ज़ है,
ये रहा, इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर है, एक्चुअली ये कोफैक्टर का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम। ये रहा, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक पार्ट है। इन कोफैक्टर्स का मतलब होता है एंजाइम्स के साथ काम करने वाले लोग। इन कोफैक्टर्स का मतलब होता है एंजाइम्स के दोस्त, एंजाइम्स के कोवर्कर, एंजाइम्स के कोऑर्डिनेटर। इसका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो जब कोई एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, ये कोफैक्टर्स यूं समझ लें कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये कोफैक्टर्स यूं समझ लें कोऑर्डिनेटर हैं। ये वो कोऑर्डिनेटर हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, या तो उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं या कम करते हैं। आप यूं कह सकते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं उनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो मैं आखिरी दफ़ा दोहरा रहा हूं, इन कोफैक्टर्स का इस कोफैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ काम करने वाले लोग हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो कोफैक्टर है वो एक नहीं, कोफैक्टर दो नहीं, कोफैक्टर 3 में डिवाइड है। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1, एक जिसको कहते हैं इसका ऑर्गेनिक पार्ट, कोफैक्टर का ऑर्गेनिक पार्ट। ये रहा, जी हाँ बेटा, कोफैक्टर का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको हम नाम देते हैं कोएंजाइम्स। ये वही ऑर्गेनिक पार्ट है जो एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है एनर्जी। ये रे, दिस ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोफैक्टर प्रोवाइड एनर्जी। इनकी एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल आती है जिसको हम ATP, एक एग्जाम्पल आती है जिसको हम NAD कहते हैं। तो कोफैक्टर्स वो लोग हैं जो एंजाइम के साथ काम करते हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिक पार्ट है जिसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। और एक और भी है जिसका नाम है एक्टिवेटर। ये रहा। सर व्हाट डज एक्टिवेटर मीन्स? जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को, ये देखिएगा, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को और इन्हांस करे, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को और स्टिमुलेट करे, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। सर जरा बताइएगा कौन कौन से एक्टिवेटर हैं? 1 मिनट के लिए नोट कीजिएगा। ये रहा जिंक। Zinc is a activator of carbonic anhydrase enzyme। कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वो एंजाइम होता है जो रेड ब्लड कार्पसेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो जिंक इज अ एक्टिवेटर ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ फास्फेटेस एंजाइम। ये रहा बेटा। फिर आगे चलते तो कोफैक्टर्स एक नहीं, कोफैक्टर 3 है। नंबर 1, एक ऑर्गेनिक पार्ट कोएंजाइम्स, एक एक्टिवेटर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करे। और नंबर 3 एक कहलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। सर ये इनहिबिटर कौन है? इनहिबिटर उनको कहते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करें, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को और कम करें, उनको हम कहते हैं बेटा इनहिबिटर। अब जरा सुनिएगा इसको किस तरह से पढ़ना है। ये रहा इनहिबिटर। इनहिबिटर के मैं दोबारा बताता हूं, इट इज द केमिकल सब्सटेंस, इट इज नोन एज द केमिकल या इट इज मॉलिक्यूल्स विच डिक्रीज और विच stop the enzymes activity।
जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करे, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप करे, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। और इनहिबिटर की एक नहीं, इनहिबिटर की दो टाइप्स हैं। एक इनहिबिटर की टाइप को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। और एक कहलाता है जिसका नाम है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। सर ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में क्या फर्क है? तो जरा देखिएगा बेटा, ये रहा एंजाइम्स, ये रहा एंजाइम्स। आप चाहते हैं कि आप इस एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकें, तो इस एंजाइम्स का ये सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है। आप ऐसा करें कि आप बिल्कुल ऐसा ही सबस्ट्रेट, एक नकली, आप एक ऐसा आर्टिफिशियल कह लें, या आप एक ऐसा सिंथेटिक सबस्ट्रेट अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करें, एक ऐसा सबस्ट्रेट अपनी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करें जो जाकर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाए। अब आप मुझे बताइएगा कि आप वाला सबस्ट्रेट एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो गया और एंजाइम्स की एक्टिव साइट को उस सबस्ट्रेट ने, बताना बेटा, क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इस तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई। अब ऐसा एंजाइम्स, ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाए और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक दे, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेटिव। सर इसका नाम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्यों है? क्योंकि आप मुझे बताएं, आपका जो सिंथेसिस किया हुआ, आपका जो लेबोरेटरी का बनाया हुआ सबस्ट्रेट है, वो बाकी सबस्ट्रेट से मुकाबला कर कर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो गया और उसको हमेशा के लिए या कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स। एक सबस्ट्रेट की टाइप को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल और एक सबस्ट्रेट की टाइप को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो कुछ टाइम के लिए आया और फिर चला गया, मींस इट इज टेम्पररी। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए आया और रोक के चला गया, उसको बोलते हैं टेम्पररी। नॉन रिवर्सिबल का मतलब होता है अब ये सबस्ट्रेट परमानेंट तौर पर एंजाइम से जाकर अटैच हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे लोगों में किसी एक ने एक्टिव साइट पे जाकर उसको अटैच हो गया, तो उसको हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। सर अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ये हैं, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर किसको कहते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये रहे, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पीछे, जिनके साथ एक और साइट अटैच होती है और इसको हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है साइट अदर देन एक्टिव साइट। ये रहा साइट अदर देन एक्टिव साइट। अब आपने लाख कोशिश कर ली कि आप ऐसा सबस्ट्रेट बनाएं जिसकी शक्ल एक्टिव साइट जैसी है, मगर वो ऐसा बन नहीं पाया। तो अब क्या करें? अब आप एक ऐसा इनहिबिटर लेकर आए और वो इनहिबिटर आकर इसके साथ अटैच हो जाए और अटैच होने के बाद जैसे ही वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा, वो एंजाइम्स के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशन लाएगा, वो एंजाइम्स के अंदर एक ऐसी चेंजेस लाएगा कि उसका एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा और कोई और सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा और एंजाइम्स की शेप चेंज हो जाएगी। तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करे मगर वो
एक्टिव साइट की बजाय एलोस्टेरिक साइट पे जाकर अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे जाकर अटैच होता है दूसरों से मुकाबला करके, कंपटीशन करके, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक ऐसी जगह पर जाकर अटैच होता है जो एक्टिव साइट से अलग होती है, और वो एक्टिव साइट से अलग साइट पे अटैच होने को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वाई इनहिबिटर यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिटर एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स को ब्लॉक करने के लिए क्यों बनते हैं, इसकी एक आसान सी मिसाल है, मैं आपको बताता हूँ। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर का मतलब होता है ओवर ग्रोथ। कैंसर से मुराद है ओवर प्रोडक्शन, और ओवर प्रोडक्शन किसकी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बॉडीज ओन सेल, अपने ही सेल की ओवर प्रोडक्शन हो जाती। अब आप इसकी इलाज कीजिए। कैंसर का इलाज क्या है, कीमोथेरापी। आप मुझे बताइएगा हमारे कैंसर के सेल्स, जो कैंसरस सेल हैं, वो कैसे स्प्रेड होते हैं। कैंसरस सेल्स स्प्रेड होते हैं जब उनके अंदर सेल की डिवीजन होती है। सेल की डिवीजन कब होती है, जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। ये रही न्यूक्लियस की डिवीजन कब होती है, जब क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है। क्रोमोसोम्स की डिवीजन कब होती है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो कीमोथेरापी के अंदर ऐसे एजेंट होते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। डीएनए एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो डीएनए को तोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्टॉप करते हैं, या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये क्या करते हैं, ब्लॉक। ना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, ना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ना क्रोमोसोम, ना न्यूक्लियस, ना डिवीजन, और इस तरह से कैंसरस सेल्स को हम स्प्रेड होने से बचाते हैं। तो जो इनहिबिटर होंगे वो स्टॉप करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को। तो हम अब चलते हैं इस चैप्टर के इख्तिताम की तरफ। तो ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, और आज हमने पढ़ा रेडिएशन। ये वेव्स, ये जो वेव है, वेव के दरमियान जो फासला है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। सबसे हाईली पेनिट्रेटिंग वेव आयोनाइजेशन रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की है। ये दोनों वेव में अगर एंजाइम एक्सपोज हो गया तो एंजाइम डिस्ट्रॉय या डीनेचर हो जाएगा। फिर कोफैक्टर्स, देयर आर 3 कोफैक्टर्स। नंबर 1, एक वो ऑर्गेनिक पार्ट जो एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है एनर्जी। एक एक्टिवेटर, ये रहा जिंक। जिंक इज अ एक्टिवेटर विच एक्टिवेट कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। मैग्नीशियम इज अ एक्टिवेटर विच enhance the activity of phosphatase enzyme। इनहिबिटर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करें या जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करें। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, एक जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाकर एंजाइम्स को ब्लॉक कर दें। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है जो एंजाइम्स के एलोस्टेरिक साइट पे जाकर एंजाइम्स की एक्टिविटी को चेंज कर दें। और वाई द इनहिबिटर रिक्वायर, बिकॉज टू स्टॉप कैंसर। और स्टॉप कैंसर कैसे होगा, आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।